हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग लेके आए हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर फर्स्ट यानी रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये देख लिया था कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती हैं आप लोग जानते हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पाद को उनके सूत्रों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? वे समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो, तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। और यदि अलग अलग हो तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज कम से कम जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको करवाएंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांसेस है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि अभिक्रिया के समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जाएगा और संतुलित करने के लिए आपको कैसे कैसे समीकरण मिलने वाले हैं, कौन कौन से समीकरण आएंगे, किस तरीके से समीकरण आएंगे, उनको हम हल करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समीकरण संतुलित करें। तो क्या पढ़ने वाले हैं? समीकरण संतुलित करें। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा समीकरण संतुलित करने वाला, क्योंकि आपको जब भी समीकरण दिया जाएगा वो हो सकता है समीकरण संतुलित ही दे दें, वह तो मैक्सिमम चांस ऐसे होते हैं कि आपको समीकरण संतुलित करने के लिए दिया जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर तीन टाइप के समीकरण आते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टाइप 1 पढ़ेंगे। पहले टाइप 1 में क्या होता है कि किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र आपको रासायनिक नाम लिख के दे दिया जाता है और उस रासायनिक नाम के द्वारा आपको क्या करना होता है? पहले उसके रासायनिक सूत्र लिखने होते हैं, फिर उस समीकरण को बेटा क्या करना होता है? संतुलित करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ समीकरण हैं जिनको हमें संतुलित करना है। जैसे मान लीजिए आपको यहां पर दे दिया गया कि पहला मैं एग्जांपल लिखता हूं मेथेन, और मेथेन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। किसके साथ रिएक्ट करेगी? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? जल बनाती है, जल बनाएगी। और साथ में बेटा ये क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो इस तरीके से आपको लिख के दे दिया जाएगा। अब हमें करना क्या होगा? पहले इनका रासायनिक सूत्र लिखना होगा, फिर इसको संतुलित करना होगा। संतुलित करने का मतलब ये है अभिकारक के जो तत्व होंगे उनके परमाणुओं की संख्या, उत्पाद के जो तत्व होंगे उनके परमाणुओं की संख्या जब बराबर हो जाएगी तो समीकरण कैसा हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो जब तक ये बराबर नहीं होंगे तो समीकरण कैसा रहेगा? असंतुलित रहेगा। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए मेथेन। मेथेन जो है दलदली स्थानों पर पाई जाने वाली एक गैस है। इसको मार्स गैस से भी नाम से जाना जाता है। अब इसका जो फार्मूला होता है या तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इनका कोई बनाने का तरीका है नहीं। जब आईपीएससी आप पढ़ेंगे वहां पर आपको मेथेन का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। और हमने कहा था ऑक्सीजन को आपको यहाँ पर O नहीं लिखना है, क्योंकि लगभग जितनी भी गैसेस हैं हमारी द्विपरमाणुक अवस्था में है। इसलिए ऑक्सीजन को आपने कभी भी देखा होगा तो हमेशा इसको O2 के रूप में लिखा जाता है। इसके रूप में लिखा जाता है बेटा, O2 के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जल का जो फार्मूला होता है आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, H2O होता है।
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी आप फार्मूला जानते हैं, तो ये क्या होता है, CO2 होता है। अब यहाँ पर हमें इसको बेटा क्या करना है, संतुलित करना है। सबसे पहले जब हम संतुलित करने की बात करते हैं तो यहाँ पर कार्बन कितना है बेटा, 1 है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर कार्बन कितना है, 1। हाइड्रोजन यहाँ पर बेटा कितने हैं, 4 हैं। और ऑक्सीजन बेटा अभिकारक की ओर कितने हैं, 2 हैं। मतलब बाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है और दाएं पक्ष में भी परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कार्बन कितना है बेटा, 1 है। हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ पर आप ऑक्सीजन देख रहे हैं, वहां पर बेटा कितने होंगे, 3 होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो दोनों तरफ अगर देखा जाए तो परमाणुओं की संख्या डिफरेंट है, ठीक है। तो ये समीकरण कैसा है, असंतुलित है। अब इस असंतुलित समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। अगर हम इसको आम भाषा में समझें तो हमें कुछ नंबर्स का आगे मल्टीप्लाई कराना होगा, ये हम पढ़ सकते हैं। अन्यथा हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो अणुओं की संख्या है वो हमको घटानी या बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, तो हमारे आगे कार्बन के लिए तो कोई समस्या नहीं है, कार्बन परमाणु बराबर है। अब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा कितने हैं, 4 हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो कहीं ना कहीं 4 हाइड्रोजन करने के लिए हमें जल की 2 अणुएं लेनी पड़ेंगी। कितनी अणुएं लेनी पड़ेंगी, 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया और यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन अब 4 हो गया, क्योंकि जो आगे 2 होता है वो सभी के मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन चेक करो तो यहाँ पर ऑक्सीजन है बेटा 2, और यहाँ पर अगर ऑक्सीजन चेक करोगे तो 2 ये हैं और ऑक्सीजन 2 ये हैं। तो टोटल कितना ऑक्सीजन हुआ, 4 ऑक्सीजन हुआ है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा, 4 ऑक्सीजन हो गया। अब इधर भी हमें कितने ऑक्सीजन करने हैं, 4। तो 2 ये पहले O2 ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। अगर हम इसके अणु कितने ले लें बेटा, 2 ले लें, तो 2 दूनी कितना हुआ, 4। तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो आप अब देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है, सेम है। तो बाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या, दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यही हमारा समीकरण बेटा कैसा हो गया, संतुलित हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा समीकरण बेटा कैसा हो गया, संतुलित हो गया। अभी जैसे हमारे पास है एक और उदाहरण मैं लेता हूं। एक हमने उदाहरण लिया है कॉपर सल्फेट। अब हमने रासायनिक सूत्र बनाने की एक क्लास डाली थी, उसको आपको देखना चाहिए था। कॉपर सल्फेट है और यहां पर बेटा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये कॉपर है और ये बेटा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जब बेटा रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, बता सकता है कोई बच्चा, क्या बनेगा। तो ये इसके साथ चला जाएगा तो बनेगा सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा बेटा, सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। बिल्कुल सही बात है, क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, पहला काम तो हमारा यही बनता है कि इनके हमें बेटा क्या लिखने होंगे, रासायनिक सूत्र। हमने आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको लगभग ये सिखा दिया था, धनायन पढ़ाया था, ऋणायन पढ़ाए थे, और उनकी सहायता से हमने रासायनिक सूत्र यानी रासायनिक नाम हम लोगों ने लिखे थे। अभी हमने वहां पर आपको बताया था, मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश करता हूँ। कॉपर देखिए, आगे वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है और पीछे वाला हमेशा निगेटिव होता है, समझ के चलिएगा। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास है कॉपर, और कॉपर को +2 से लिखा जाता है। क्लियर है बेटा। सल्फेट को SO4-2 से लिखा जाता है। अब इनके ये चार्ज बराबर हैं तो ये चार्ज बेटा कट जाएंगे और दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, CuSO4 बनेगा। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो सोडियम को लिखा जाता है Na+ से और हाइड्रोक्साइड को बेटा OH- से। तो दोनों के चार्ज बराबर हैं तो कट जाएंगे, तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा। ठीक है, चलिए इधर यहां बात करते हैं। सोडियम को बेटा लिखा जाता है Na+ से
और सल्फेट को बेटा लिखा जाता है SO4 -2 से। अब इसका देखो दो मकान है, अब इसके घर का लौंडा आएगा इसके पाँव छुएगा, इसके घर का लौंडा इसके पाँव छुएगा, तो जब ये इसके घर इसका पाँव छुएगा तो क्या बनेगा, NO2 बनेगा। और ये सिर्फ आपका क्या रहेगा, SO4। तो एक लगाओ या ना लगाओ वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर एक है, ठीक है। तो सिर्फ क्रॉस कर देना है। यहाँ पर कॉपर को देखिए तो कॉपर +2 चार्ज बनाता है और हाइड्रोक्साइड बेटा कितना चार्ज बनता है, OH-। तो इसका चार्ज इसके पास आएगा तो Cu रहेगा, और इसका चार्ज इसके पैर छुएगा तो क्या हो जाएगा, OH का होल ट्वाइस। होल क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर दो आइटम है, एक आइटम होता तो सिंपल इसी के नीचे लिख देते, तो जब दो आइटम है तो सबके बाहर दो आएगा, तो क्या लगाएंगे, होल लगाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने इनके रासायनिक सूत्र लिख लिए हैं, अब हमें इसको क्या करना है, संतुलित करना है। अभी देखो यहाँ पर कॉपर 1 है, देखो बेटा यहाँ पर जल्दी से कॉपर कितना है, 1 है, यहाँ पर कॉपर कितना है, 1 है। फिर इधर देखो SO4 यहाँ पर बेटा कितने हैं, यहाँ हम सल्फर देखो सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 1 5 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 और 2 6 है। याद रखना जब परमाणुओं की संख्या विषम संख्या में हो, किसमें हो, विषम संख्या में, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पे समझ के चलना होगा कि जब परमाणुओं की संख्या कैसी हो बेटा, विषम संख्या में हो, तो उन परमाणुओं की संख्या को आप क्या बना लीजिए, सम संख्या में बना लीजिए। आपका जो संतुलित करने वाला समीकरण है बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर बताओ जरा, यहाँ पर देखो ये 4 है और 1 ऑक्सीजन है, तो कहीं ना कहीं इसको हमें विषम संख्या में 5 है, तो इसको सम बनाने के लिए हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 आगे लगा देते हैं। आगे जैसे हमने इसके 2 अणु ले लिए, और जैसे इसके हमने 2 अणु लिए तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गए, और 4 और यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन, तो 4 और 2 6 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए। अभी हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, क्योंकि आगे का 2 सभी के मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, वो सभी के लिए 2 होता है, तो 2H यहाँ पर है और 2H यहाँ पर है। तो इस तरह से अभिक्रिया हमारी बेटा क्या होती है, संतुलित हो जाती है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं रहती, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि आप कैसे बराबर कर पाएंगे। अगर आप ऐसे ही समझ जाते हैं तो फिर लिखने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो ये हमारा था दूसरा। तीसरा एक और हम करते हैं, देखो जितना अच्छा पढ़ लोगे उतना आपको आगे चीजें काम आएंगी, चीजें आसान लगने लगेंगी। पढ़ाई कठिन नहीं है, बस आप पढ़िए। अगला हमने बेटा लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसको बोला जाता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा, और जब ये बेटा कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। बेटा शोर ना करो, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में यहां पर बेटा क्या बनती है, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो साथ में क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। अब यहां पर देखो सबसे पहले हमें कैल्शियम कार्बोनेट का कोई फार्मूला बताएगा, तो कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर बेटा Ca+2 है ना, कैल्शियम को Ca+2 से लिखते हैं, और कार्बोनेट को बेटा हम लोग CO3-2 से लिखते हैं। तो दोनों के चार्ज बराबर हैं, हट जाएंगे, तो क्या बनेगा, CaCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोला जाता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक नाम से भी आ सकता है और हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से भी आ सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो बेटा क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl। HCl को ही क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर है। अब यहाँ पर बेटा एरो हम लोग लगाएंगे। अब कैल्शियम कार्बोनेट अभी हमने आपको बताया, तो कैल्शियम कितना चार्ज बनाता है, +2 चार्ज बनाता है, और Cl- चार्ज बनाता है। क्लोराइड को -Cl- से लिखते हैं क्लोराइड को।
अभी ये इसका चार्ज इसके पास आएगा तो क्या बनेगा Ca, और इसका चार्ज इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा Cl2। पूरी मैथमेटिक्स चल रही। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आप लोग जानते हैं। क्लियर है। अब इसको संतुलित करके देखेंगे। कैल्शियम यहाँ पर बेटा कितना है, 1 है। यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1, नो प्रॉब्लम। कार्बन यहाँ पे बेटा कितना है, 1 है। ये 3 ऑक्सीजन के पड़ोस में है, कार्बन के लिए नहीं है ये 3। तो कार्बन कितना है, 1। यहाँ पर कार्बन कितना है, 1, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा कितना है, 3 है। और इधर ऑक्सीजन बेटा कितना है, 2 है। तो हमने कहा था जो भी नंबर विषम है उसको क्या बना लो बेटा, सम बना लो। तो इसको हम क्या करेंगे। अच्छा एक बात और बताओ, साथ में यहाँ पर कुछ अधूरा सा है। यहाँ पर कुछ मात्रा में क्या जल भी निकलेगा, तो बिल्कुल है, यहाँ पर कुछ मात्रा में बेटा जल भी निकलता है। तो अब दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पर लिख दूं जल, प्लस में करके जल लिख दूं, समझ जाइएगा। कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो यहाँ पर मैं जल का भी फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, जल। फिर से एक बार चेक करो, कैल्शियम कितना है, 1। कैल्शियम कितना है, 1, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन 1, कार्बन 1, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन 2 1 यहाँ पर 3 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन कितना है, 1 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। तो इधर हाइड्रोजन कम है तो इसके अणु हमें 2 लेनी पड़ेंगी। तो 2 यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हो गया, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा कितना हो गया, 2। यहाँ पे Cl कितना है, तो यहाँ पर Cl कितना है, यानी अब क्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई, सारे परमाणु बराबर हो गए। ठीक है बेटा, तो इसको नोट करिए। फिर आगे और कुछ सेकेंड टाइप में हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये बेटा आपके पास 4 और हमने उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं, आपके पास रासायनिक नाम लिखा हुआ है। इनके समीकरण हमें बनाने हैं, फिर उनको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। पहला काम तो यही होना चाहिए कि आपको इनका फार्मूला लिखना है। अब जैसे यहाँ पर समझिए, ये अमोनियम सल्फेट है, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो जरा ध्यान से समझना। अमोनियम का मतलब होता है NH4 पे अगर प्लस लगा है तो इसको अमोनियम पढ़ा जाता है। और सल्फेट मतलब बेटा SO4-2 आपका ये सल्फेट होता है। ठीक है, इसके घर का लड़का इसके पैर छुएगा तो क्या बनेगा, NH4 का होल ट्वाइस। इसका लड़का इसके पैर छुएगा तो क्या बनेगा, SO4। तो अमोनियम सल्फेट का फार्मूला हो गया। क्लियर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी आपने इससे पहले इसका बनाया था, तो Na कितना होता है, प्लस, और OH बेटा कितना होता है, माइनस। इसके घर का भी लड़का पैर छुआ, इसके घर का पैर छुआ, या बराबर है तो ना भी छुए कोई दिक्कत नहीं, तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट, तो सोडियम क्या बनाता है, Na प्लस चार्ज बनाता है, सल्फेट बेटा क्या बनाता है, -2 चार्ज। इसका लड़का इसके पैर छुएगा तो क्या बनेगा, Na2। इसका लड़का इसके पैर छुएगा तो क्या बनेगा, SO4। क्लियर है। प्लस जल का फार्मूला आप लोग जानते हैं, और अमोनिया का फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। अब इस समीकरण को हमें मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी बेटा कितना है, 1 है। अभी यहाँ पर देखिए, अगर हम हाइड्रोजन की संख्या की बात करें तो 4 2 8 हाइड्रोजन है यहाँ पर, 4 दूनी 8, ये 2 हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई में है, और हाइड्रोजन ऑलरेडी कितने हैं, 4। तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन ये हो गए। और यहाँ पर बेटा कितना है, 1 9 हाइड्रोजन है। तो हमने कहा जो भी हाइड्रोजन, जो भी परमाणु की संख्या, उसको हम क्या करेंगे, सम बना लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो कोई दिक्कत हो जाएगी। देखो 4 दूनी 8 और 8 और 2 10 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 5 है, यहाँ पर 5 हैं। तो हम एक काम करें, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब अगर 2 यहाँ पे लगा दें तो कितना हुआ, 4 और 3 7 हुआ। इसको भी सम कर लो, यहाँ भी 2 लगा दिया तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, 6 4 कितना हो गया, 10 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का काम हो गया। सल्फर कितना है बेटा, 1 है। यहाँ पर भी सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और 2 6 है बेटा। ऑक्सीजन यहाँ भी देखो 4 और 2 6 है। तो इस तरीके से हमारी अब क्रिया क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। अभी अमोनिया का फार्मूला हम बता के आए हैं, तो अमोनिया का फार्मूला बेटा क्या होता है,
NH3 होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड अभी हमने आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही कहते हैं, तो ये HCl हो गया। अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम को बेटा क्या लिखा जाता है NH4 प्लस और Cl माइनस होता है, तो प्लस माइनस चार्ज कट जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा NH4Cl बनेगा, बन जाएगा। तो ये अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला है। यहाँ पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, आप कंपाउंड्स के आपको फार्मूले भी याद हो जा रहे हैं और समीकरण को हम संतुलित भी कर ले रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेटा कितना है 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ पर Cl 1 है, यानी अब क्रिया पहले से ही संतुलित है। ठीक है, तो संतुलित करने की जरूरत नहीं। इतनी बात समझ में अगर आ रही है। फिर यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पर H2 के रूप में होगी। ऑक्सीजन भी गैस है, तो O2 के रूप में होगी। और इसका फार्मूला बेटा क्या होता है H2O, यानी जल का फार्मूला H2O होता है। अब इस अभिक्रिया को हमें बेटा क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो आगे इसके 2 अणु लेंगे, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 4, तो इसके 2 अणु लेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, बैलेंस हो गई। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखना है, तो आप देखिए कैसे लिखेंगे। एल्युमिनियम +3 चार्ज बनाता है और OH माइनस चार्ज बनाता है। ये इसका लड़का इसके पैर छुएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका पैर छुएगा तो OH का क्या हो जाएगा होल थराइड। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला, इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोला जाता है, पर इसका फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है। क्लियर है। अभी यहाँ पर देखिए ये एरो का निशान है, मैंने लगा दिया। ये एल्युमिनियम सल्फेट है, आपको पता है कि एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al+3 और SO4 का -2। ठीक है, इसका चार्ज इसके पैर छुएगा तो क्या बनेगा Al2, और इसका चार्ज इसके पैर छुएगा तो क्या SO4 का होल थ्राइस। क्या पढ़ेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस। अभी यहाँ पर बेटा देखो हमारे पास क्या है, जल है। जल का हमें फार्मूला लिखना होगा। गलती से मैंने क्या लिख दिया है, जल लिख दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो जल का फार्मूला सभी लोग जानते हैं। तो जल का फार्मूला बेटा क्या होता है H2O होता है। तो जल का फार्मूला क्या होता है H2O। फार्मूला कैसे बना समझ में आ रहा है, इसका चार्ज इसके पास गया, इसका चार्ज इसके पास गया, तो ये इसका फार्मूला हो गया। हालांकि इस पे हमने बहुत अच्छी क्लास ली है, अगर आप लोग वहां पर देख लेंगे जाके तो बहुत सारी क्लासेस हैं इसकी, तो आप उसको देख लेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी ये आपके एग्जाम में हो सकता है 2 नंबर का है समीकरण संतुलित करने के लिए, हो सकता है 4 नंबर का, या हो सकता है 5 नंबर का है। वो तो एग्जामिनर पे निर्भर कर रहा है कि वो कैसे सवाल आपसे पूछ सकता है। वो 4 नंबर का भी पूछ सकता है, पर ये आएगा, ये डन है, ये आना ही आना है। ठीक है, इस चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर अगर गौर से आप देखोगे, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, जबकि यहाँ पर एल्युमिनियम कितने हैं 2 हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे। तो एल्युमिनियम 2 हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो बेटा, हम डायरेक्ट यहीं पे अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर बेटा कितने हैं 3 है, तो हमें यहाँ पर भी सल्फर कितने लेने पड़ेंगे बेटा 3 लेने पड़ेंगे। क्लियर है। अब देखो हमेशा एक बात याद रखना, समीकरण संतुलित कर रहे हो तो सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना, सबसे लास्ट में, उससे उसके पहले वाले मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, और इसके अलावा कोई भी आइटम हो उनको पहले संतुलित कर लो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में संतुलित करना, ये की पॉइंट है। पहला की पॉइंट बताया कि संख्या अणुओं जो परमाणुओं की संख्या उनको सम बना लो, पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट ये है कि आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में संतुलित करना, सबसे लास्ट में। ठीक है, इनके अलावा जो है उनको संतुलित करो। वही काम मैंने किया, पहले एल्युमिनियम को संतुलित कर लिया, फिर उसके बाद बेटा मैंने सल्फर को संतुलित किया। ठीक है, यहाँ पे सल्फर कितने हैं 3, यहाँ पे सल्फर कितना हो गया 3, कोई दिक्कत। अब ऑक्सीजन को हल करो, तो यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 3 चक्को 12, तो 12 और 6 कितना ऑक्सीजन हो गया 18। यहाँ पर अगर देखोगे 3 चक्को 12, और अगर हम यहाँ पर इसके 6 अणु ले लें तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 18। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कोई भी नंबर कितने भी अणु ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं, 100 50 200 जितने आप लेना चाहो। ठीक है,
हाइड्रोजन देखो बेटा 6 और 3 दूनी 6 और 2 3 6, 6 12 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए। तो ये अभिक्रिया संतुलित होगी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2। अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित करना है। टाइप 2 में आपको पहले से रासायनिक सूत्र लिखे होंगे या परमाणु का नाम लिखा होगा, यानी अभिकारक का फार्मूला लिखा होगा और उत्पाद का भी फार्मूला लिखा होगा। उस कंडीशन में आपको इसको क्या करना है बेटा, संतुलित करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे संतुलित करेंगे। हालांकि आपका ये क्वेश्चन है, जब आप आंसर लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका आंसर लिखता हूं, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है सारे, तो मुझे संतुलित लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये Fe है और साथ में बेटा यहाँ पर क्या है, H2O है, और यहाँ पर बना है ये Fe3O4 और साथ में यहाँ पर बेटा क्या है, H2 है। ये Fe3O4 का फार्मूला कोई बता सकता है क्या होगा? Fe3O4 याद रखना, इसका फार्मूला ये फेरिक ऑक्साइड है बेटा, मैं लिख देता हूं। ये किसका फार्मूला है? फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला है, याद रखना। यही जंग का फार्मूला होता है, जो लोहे पे जंग लगती है उसी का ये फार्मूला है। यहां पर बेटा देखो Fe कितने हैं, 3 है, तो इधर भी हमें कितने लेने पड़ेंगे, 3। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन बेटा कितना है, 4 है, तो यहाँ पर भी हमें इसके कितने, 4 अणु लेने पड़ेंगे। 4 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, 8, तो यहाँ पर भी हमें 4 अणु लेने पड़ेंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। बेटा शोर मत करिए आप लोग। अभी यहाँ पर देखो कार्बन कितना है बेटा, 6 है, और यहाँ पे कार्बन है 1, यानी इसके 6 अणु लेने पड़ेंगे, तो 6 कार्बन हो गए। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए बेटा 6 है और 2 यहाँ पर कितना हुआ है, 8 हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है बेटा, 12 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इसके 6 अणु लेने पड़ेंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12। तो जब कभी इस तरह से ये एक श्वसन अभिक्रिया है, आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, जो हमारे शरीर में हो रही, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गिनो जरा, 6 दूनी 12 और 6 18, तो यहाँ पर भी बेटा आप 6 लगा दीजिएगा सबकी जगह पे, आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। 6 दूनी 12 6 18, 6 दूनी 12 6 18 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 12 और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इसी में मैंने संतुलित कर दिया है, तो आप इसको बाद में लिख लीजिए हल करके। यहाँ पर देखिए Mg तो 1 है, चल जाएगा काम। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 1, तो इसके कितने अणु लेने पड़ेंगे, 2। तो Mg यहाँ पर कितने हो गए बेटा, 2 Mg भी हो गए, तो Mg यहाँ पर कितने लेने पड़ेंगे, 2। ठीक है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है बेटा, 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना, 1, तो इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, और Cl भी कितना हो गया, 2 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा कितना है, 1 है। यहाँ पर पहली बात कर लो, Na कितना है, 2, और यहाँ पर Na कितना है, 1, तो Na को बराबर कर लेंगे, तो 2 Na हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है बेटा, और यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, तो इधर हमें इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे। ये सोडियम ऑक्साइड है, 2 अणु ले लिए, तो यहाँ पर अब सोडियम कितना हो गया, 4 हो गया, तो मतलब सोडियम के कितने अणु लेने पड़ेंगे, 4 अणु लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो बैलेंस हो गया। यहाँ पर देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही, क्या बना रही, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही। तो कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गए, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो इसकी संख्या को सम बना लेते हैं। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो इधर भी 2 ले लो, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4। कार्बन यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कार्बन कितना हो गया, 2। तो इस तरह से सेकेंड टाइप वाला आपको मिलेगा। तो ये समीकरण आपको इस तरीके से संतुलित करने, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर यही 2 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टाइप 3 भी है कि जिसमें वो आप रासायनिक अपक्रिया लिख देते हैं, और उसमें आपको प्लस करके नहीं, एक अपक्रिया जैसे इस तरह से लिखा होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनाता है। इस तरह से एक सेंटेंस लिख दिया जाएगा, तो वहां पर आपको अभिकारक और उत्पाद को समझना होगा, और फिर उनके हमें फार्मूले लिखने होते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि आप लोग ये सीख लीजिए कि अपक्रिया के समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो अब आप लोगों ने इसको संतुलित करना सीख लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा भी देख लीजिएगा, तो आपको जितने भी प्रॉब्लम हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे।
और ये बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपके एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। तो आज की क्लास को बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, योगात्मक अपक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, इसके उदाहरण, सब चीजों को हम लोग एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।